ठीक है। तो ये जो बुक है द 5 पीपल यू मीट इन हेवन, मिच एल्बम ने लिखी है। बहुत छोटी बुक है, आराम से आप 1-2 दिन में पढ़ सकते हैं इसको। ये बहुत फेमस ऑथर है, इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर्स में आती है। ट्यूसडे विथ मॉरी भी इन्होंने ही लिखी है, और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं, और हो सकेगा तो हम धीरे धीरे इनकी और भी बुक्स को शेयर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम तो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जानते हैं कि हम मृत्यु के बाद जाते हैं अपने स्पिरिट वर्ल्ड में, अपने प्रियजनों से मिलते हैं और भी बहुत सी चीजों को सीखते हैं वहां पर। मिच एल्बम ने ये कहानी एक डेथ ट्रांजिशन के ऊपर लिखी है। एक सिंपल सी कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की, एडी की, जो 83 इयर्स का है, 83 साल का है, बूढ़ा है, सफेद बाल है, नाटा है, और उसका एक पैर खराब है क्योंकि जंग में उसके लेफ्ट नी में गोली लग गई थी। वो लंगड़ा के चलता है, उसे आर्थराइटिस है, तो काफी लंगड़ा के चलता है और एक लकड़ी का सहारा लेकर चलता है। तो मिच एल्बम ने कहा कि हमेशा हम एक कहानी की शुरुआत करते हैं, पर इस कहानी की शुरुआत एडी, जिसके बारे में मैं कह रही हूं, उसकी मृत्यु से शुरू होती है। अर्थात मृत्यु से उसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि एंडिंग्स आर ऑल्सो बिगिनिंग। यहां पृथ्वी पे तो हमारा काम खत्म हो जाता है, परंतु जर्नी तो जारी रहती है। तो एडी की कहानी है, और वो एक रूबी पायर में काम करता था, मेंटेनेंस का। एक अम्यूजमेंट पार्क है, हमारे इधर पे इंडिया में नहीं होते हैं। कह सकते हैं कि जब वो एग्जीबिशन वगैरह लगता है तभी हम देखते हैं, झूले वगैरह जो लगे रहते हैं, राइड्स वगैरह। पर फॉरेन कंट्रीज में काफी अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, यहाँ पे भी हैं पर कम, उतने नहीं। तो वहां पे जो था अम्यूजमेंट पार्क रूबी पायर के नाम से, वहां पर वो एक मेंटेनेंस का काम करता था, और उसको अपनी जॉब से बिल्कुल भी संतोष नहीं था, उसको नफरत थी। उसे हमेशा लगता था कि वो यहाँ पर काम करते हुए फंस गया है। उसकी एक बीवी है मार्गरेट, और उसका एक भाई है जो स्विमर है, वहीं पे ही पायर में ही अम्यूजमेंट पार्क में ही स्विमिंग के काम को करता था। उसके मम्मी पापा हैं, उन सब की कहानी के ऊपर पूरी इसकी कहानी इर्द गिर्द घूमती है। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है ये बुक, परंतु कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 3 पार्ट में इसकी कहानियों को किया गया है। जैसे उसकी मृत्यु होती है उस समय पृथ्वी पर उसकी डेड बॉडी के साथ, या उसके साथ क्या क्या हो रहा है उसके पायर में उसकी डेड बॉडी के साथ, वो एक एपिसोड के बाद एक एपिसोड आते रहता है। और एक उसके बर्थडे के बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि जो भी इंसिडेंट आएगा इसका, उससे रिलेटेड जो बर्थडे में उसका लिंक से उससे जुड़े हुए कोई घटना होगी तो वो जिक्र किया है। तो शुरू में जब आप पढ़ेंगे इस बुक को तो थोड़ा सा मतलब कुछ एक पेज तक के आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर जैसे जैसे आप फ्लो में जाते जाएंगे तो ये कहानी बहुत बहुत सुंदर होते जाएगी। तो मैं जितना हो सकता है मैं इंडिया बोल रही हूँ, सॉरी, अर्थ पे जो उसके साथ हो रहा है उसकी डेड बॉडी वगैरह के साथ, वो सब नहीं बताऊंगी। मैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में ही बताऊंगी, और न ही बर्थडे के बारे में, क्योंकि 1 घंटे में मुझे ये सेशन खत्म करना है। तो मैं जितना शॉर्ट में अच्छे से बता सकती हूँ कोशिश करती हूँ। तो आखिरी के जो 83 इयर्स का हो गया, उसका बर्थडे है उस दिन, उसको लोग विश भी कर रहे हैं, पर उसको बर्थडे में मजा नहीं, क्योंकि उसकी बीवी को मरे हुए बहुत बहुत साल हो गए हैं। जब वो 47 इयर्स की थी उसकी बीवी, तब उसकी डेथ हो गई थी, और ये अभी 83 इयर्स का है। तो आखिरी के 50 मिनट के बारे में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि आखिरी 50 मिनट वो क्या करता है। लोग उसको विश कर रहे हैं, वो बैठा हुआ है, फिर घूम रहा है, क्योंकि वो मेंटेनेंस का काम करता था। तो जितने भी वहां पे झूले थे, राइड्स थे, उन सबको
वो ठीक करता था। कभी बोल्ट लूज हो जाते थे, उनको टाइट करना, या कोई मशीनरी खराब हो गई, या किसी का बेल्ट ठीक नहीं है उसको ठीक करता था। वो अपने काम में बहुत दक्ष था। वो सिर्फ मशीनों को देखता ही नहीं, उनको सुनता भी था। उसे पता चल जाता था कि किस मशीन में क्या खराबी है। बहुत बखूबी करता था। ये बात और है कि वो अपने काम से खुश नहीं था, पर वो बहुत अच्छे से अपने काम को करता था। वो जो पाइप क्लीनर आते हैं, पाइप्स आते हैं छोटे छोटे, उनसे वो बच्चों के लिए खिलौने भी बना के देता था। जो स्ट्रॉ टाइप के रहते हैं ना, वैसे पाइप क्लीनर टाइप के, वैसे उससे खिलौने भी बना के देता था। बच्चों को बहुत प्यार करता था। बच्चे भी उसको उस अम्यूजमेंट पार्क में जो भी अपने पेरेंट्स के साथ आते थे उसको बहुत प्यार करते थे। परंतु टीनेजर्स उसके लिए एक हेडेक थे। जिस दिन उसका बर्थडे था, लोग उसको विश कर रहे थे, तो एक बच्चों का झुंड आता है जिनकी कार की चाबी खो जाती है। ये कार की चाबी आखिरी में आपको मालूम चलेगी कि उसके कारण ही उसकी डेथ होती है। तो वो अपने काम को वो करते रहता है। आखिरी के कुछ एक मिनट बचे रहते हैं और वो एक जगह बैठकर अपने वॉलेट में से अपनी बीवी मार्गरेट का फोटो निकाल के उसकी यादों में खो जाता है। ये उसका रोजमर्रा का काम था कि जब भी उसको काम से वो फ्री हो जाता था तो अपनी बीवी को बेइंतहा प्यार करता था। उसके फोटो को देख के पुरानी यादों में खो जाना उसकी एक हॉबी थी। वो उसी की यादों में खोया रहता है। अचानक जब 12 मिनट बचते हैं उसकी आखिरी जीवन के, तब एक बच्ची आकर उसको आवाज देती है। वो देखता है वो बच्ची शायद एमी है या एली है। उसको बहुत अच्छे से पहचानता नहीं था, पर वो अम्यूजमेंट पार्क में बहुत आती थी, पर हमेशा उसको अकेला ही दिखता था। कभी उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखते थे। और उसका नाम भी क्या है उसे नहीं मालूम, एमी है कि एली है। तो वो 8 साल की बच्ची उसे उसकी यादों में से बाहर लेके आती है और उसको कहती है कि मुझे एक एनिमल बना के दो, जो पाइप क्लीनर से बनाता था। वो उसके एक रैबिट बना के देता है और वो बहुत खुश हो जाती है और उसे पूछता है कि तुम कभी भी अपने मम्मी पापा के साथ नहीं आती, तुम किसके साथ आई हो? तो बोलती मेरी मॉम आई है, पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है और राइड पर है। आश्चर्य करता है और फिर वो बच्ची दौड़ के चली जाती है अपना वो टॉय लेकर, खिलौना लेकर। थोड़ी देर के बाद उसको आवाज सुनाई देती है। एक मोटी सी औरत जोर जोर से चिल्ला रही है कि देखो कुछ गड़बड़ हो गई है, और ओ माय गॉड देखो करके। तो वो आंख खोल के देखता है कि ये जो आवाज थी, जो वहां पे बहुत सारे राइड थे जैसे रोलर कोस्टर, और एक था फेडी फ्री फॉल, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं सबके नाम नहीं बताऊंगी। तो वो जहां पर चिल्लाती रहती है तो वो जगह को देखता है, तो वो था फ्रेडी फ्री फॉल। वो एक ऐसा झूला था जो ऊपर लेके जाता था लोगों को, ऐसे कार्ड्स बने रहते थे, ऊपर लेके जाता था और अचानक वो नीचे गिरता था। तो उसमें बड़ा रोमांच पैदा होता था। तो रोमांच के कारण लोग चीखते थे, खुश होते थे, चिल्लाते थे खुशी के मारे। पर उस समय जब वो मोटी की आवाज सुनाई देती है उसको कि वो फैट लेडी कुछ चिल्ला रही है डर के मारे, तो वो देखता है कि वो जो फ्रेडी फ्री फॉल है वहां पर जो उसका टावर है वो अटक गया है और वो थोड़ा सा झुक गया है ऊपर का काट, जिसमें 4 लोग बैठे थे, 2 औरत और 2 आदमी। और तभी उसके वॉकी टॉकी में आवाज आती है एडी एडी, क्योंकि वो मेंटेनेंस का काम करता था। तो जब भी कोई ऐसे हादसे होंगे, वैसे हादसा कभी नहीं हुआ था, पर उसका मेंटेनेंस का काम था, तो उसको आवाज देते हैं एडी एडी। तो वो चिल्लाता है कि हाँ हाँ, वॉकी टॉकी में बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया और सिक्योरिटी को बुलाओ। और उन 4 पैसेंजर को जो ऊपर के टावर में बैठे थे, वहां की सिक्योरिटी लोगों ने बचा लेते हैं। फ्रेडी एडी सब कुछ अच्छे से जानता था कि वहां पर क्या गड़बड़ी हुई है। तो वो वॉकी टॉकी में काफी भगदड़ मच गई थी, क्योंकि टूटने वाला था वो झूला, तो काफी भगदड़ भी मच गई थी। तो वो बार बार एडी चिल्लाने लग गया कि ये केबल की गड़बड़ी है, कार्ड को रिलीज मत करना। मतलब वो जो मैंने आपको बताया कि एक बच्चे की कार की कीज गुम गई थी, वो एंड मालूम चलता है।
तो वो बोलता है एडी वॉकी टॉकी में कि प्लीज तुम लोग कार्ड को रिलीज मत करना, ये केबल की गड़बड़ी है। पर तब तक के भीड़ की भगदड़ में उसका वॉकी टॉकी गिर जाता है। नीचे से आवाज इतनी ऊपर तक के नहीं जा पाती और उन लोग उतने मेंटेनेंस को नहीं जानते थे। वो कार्ड को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। जो वहां पर आदमी था विली और दूसरे दो तीन और थे लोग, तो वो बार बार चिल्लाता है कि नो नो कुछ मत करो मत करो, तुम लोग ये केबल का फॉल्ट है, तुम लोग ये मत करो। पर तब तक के कार्ड को लोग रिलीज करते रहते हैं और काफी भगदड़ मच जाती है। और वो आखिरी शब्द बोलता है सब भीड़ को, गेट बैक, पीछे जाओ। सब लोग जाते हैं, पीछे की तरफ भागते हैं। तब वो अचानक एडी देखता है कि वो जो झूला है उसके नीचे में वही बच्ची, 8 साल की बच्ची जिसने उसे रैबिट बनवाया था, वो नीचे सुबह कर रो रही है और मॉम मॉम कह रही है। वो लकड़ी के सहारे चलता था, परंतु वो जब देखता है कि कार्ट ऊपर से रिलीज हो रहा है और नीचे वो धम से गिरेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था एक एक मशीनरी के बारे में, तो वो घबरा जाता है, उसका दिल धड़कते रहता है। और वो दौड़ के अपनी लकड़ी जो सहारे की लकड़ी रहती है उसको भी छोड़ के उस बच्ची को बचाने के लिए दौड़ता है। बस उसको एक ही चीज दिखती है, उसके जो 2 हाथ थे बच्ची के वो उसकी तरफ आगे हैं और वो उन दोनों वो बच्चे के हाथों को पकड़ रहा है। और अचानक से जोर से आवाज आती है और सब शांत हो जाता है, एक तेज रोशनी। बस यहाँ पर उसकी डेथ का ये सीन खत्म होता है और अब उसके हेवन में उसकी आंख खुलती है। जब उसे होश आता है, वो अपनी आंख खोलता है, तो वो अपने को रूबी फायर में ही जाना देखता है। पर वहां पर कोई भीड़ नहीं है, वहां बिल्कुल शांत है, कोई भी नहीं है वहां पर, अकेला वही है और एक झूले में बैठा हुआ है। वो उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पैरों में हमेशा दर्द रहता था, तो वो लकड़ी ढूंढता, लकड़ी नहीं मिलती है, फिर धीरे से अपने पैरों को सहारा देके उठता है, पर पैरों में दर्द भी नहीं था। आश्चर्य करता है कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, बिल्कुल जैसे जब वार में गया था उसके पहले जैसा वो जवान लड़का था, बिल्कुल वैसा ही उसका पैर हो जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि वो कैसे ठीक हो गया। वो खुशी के मारे दौड़ता है, डांस करता है कि पूरे रूबी फायर में घूमता है, पर वहां पर कोई भी नहीं है। ये रूबी फायर समुद्र के किनारे था, तो वो समुद्र के किनारे भी दौड़ दौड़ के घूमता है खुशी के मारे। और फिर वो रूबी फायर में वापस आता है और देखता है कि वहां पर एक साइड शो चल रहा है, जो एक डरावना या मजाक वालों के लिए चलता था, आता था ना, पहले अपन लोग भी देखते थे, मिरर के भी रहते थे और बहुत सारे। तो वो देखता है कि ये तो बहुत पुराना है रूबी फायर, ये अभी का नहीं है जब वो छोड़ के गया है। छोड़ के क्या गया है उसको तो अब ये भी नहीं मालूम है कि उसकी डेथ हो गई है। वो सोचता है कि अभी का तो रूबी फायर नहीं है, ये कौन सा है। फिर उसको आवाज सुनाई देती है, जो रेंज का, जो पहले जमाने में पैसे लेते थे 25 सेंट या जो भी, तो उसको पता चलता है कि अरे ये तो वो वाला रूबी फायर है जब वो छोटा था और वो इसी में आता था अपने पापा के साथ घूमने के लिए। तो वो जो फ्रीक शो रहता है वो उसमें चला जाता है अंदर थिएटर में कि क्या हो रहा है देखता हूं। तो वहां पर एक आदमी को बैठे हुए देखता है, उसकी पूरी चमड़ी नीली थी और वो कहता है एडी को कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। आश्चर्य करता है कि उसको तो याद नहीं कि वो इस आदमी को कभी देखा था या जाना था, पर पता नहीं कि उसको एक बचपन की फीलिंग आती है कि शायद बचपन में कभी वो इस अम्यूजमेंट पार्क में जब आया था तब इस व्यक्ति को उसने देखा था। वो ब्लू मैन आकर उससे कहता है कि तुम मुझे बचपन में जानते थे और मैं तुम्हारे पापा का ही फ्रेंड हूँ और यहाँ पे मैं काम करता हूँ और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो वो कुछ कहना चाहता है कि, तो वो कुछ कह नहीं पाता है एडी। तो ब्लूमैन उसको कहता है, यहाँ पे उसका एक्चुअल नेम नहीं बताऊंगी, ब्लूमैन ही बोलूंगी, आप लोग समझ जाना। तो ब्लूमैन उसको कहता है कि तुम नहीं बोल पाओगे अभी,
धीरे धीरे तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। अभी तुम्हारी आवाज नहीं आएगी क्योंकि हेवन में पहुंचने पर आवाज चली जाती है, ताकि आप अच्छे से सुन सको जो आपको बताया जा रहा है। फिर धीरे धीरे आपकी आवाज आ जाएगी। तो वो पूछना चाहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वो ब्लू मैन पूछता, तुम क्या सोचते हो, तुम कहाँ पे हो। कुछ सोचता नहीं है तो बोलता है कि ये हेवन है। ब्लू मैन कहता है ये स्वर्ग है। तो वो सोचता, स्वर्ग, रूबी पैर तो मेरे लिए नर्क था पृथ्वी पर, और अगर स्वर्ग ऐसा है तो फिर और क्या होएगा नर्क जैसा। वो आश्चर्य करता है, क्या वो मर गया है। तो वो ब्लू मैन ही उसको बताता है कि यस, तुम एक एक्सीडेंट में मर गए हो और तुम हेवन लाए गए हो। तुम्हारे लिए ये हेवन नहीं होगा पर मेरे लिए ये हेवन है। तो उससे पूछता है कि वो तुम्हारे लिए क्यों हेवन है, क्योंकि वो तो बिल्कुल नफरत करता था अपने जॉब से, रूबी पायर से। तो ब्लू मैन अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक टेलर का बेटा था, बहुत नर्वस था बचपन में, और उसको काफी बचपन में डांट पड़ती थी अपने पापा की, और उसके पापा जहाँ काम करते थे। बहुत ही सुंदर तरीके से इंसिडेंट सारे लिखे हुए हैं, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो उसको कहता है ब्लू मैन कि मैं बहुत नर्वस हुआ करता था, मेरे पापा मुझसे बहुत डांटते थे, और मेरे को नर्व्स का प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि मैं रात को बिस्तर भी गीला कर देता था जब बड़ा हो गया था तब भी, और छुप कर अपनी जो गीला कर देता था शीट्स को, उसको सवेरे उठ के धोता था। एक दिन मेरे पापा ने मेरे को देख लिया शीट को धोते हुए, चादरों को धोते हुए, तो बहुत गुस्से में मुझे देखे कि इतना बड़ा होने के बावजूद बिस्तर गीला कर रहा है। तो उसको बड़ी एम्बेरसमेंट लगी, और वो वैसे भी नर्वस बहुत होता था, तो अपने नर्व्स के इलाज के लिए केमिस्ट के पास जाता है। केमिस्ट उसको एक दवाई देता है, सिल्वर नाइट्रेट। उसे बाद में मालूम चलता है कि ये एक पॉइजन है, पर उस समय नहीं मालूम था। केमिस्ट उसको बोलता है कि तुमको नर्व्स का प्रॉब्लम है, इसको इतने डोज के साथ, इतने इतने पानी के साथ, इतने इतने बार लेना है। वो आके पीना शुरू कर देता है। फायदा नहीं होता है तो वो बिना जाने, क्योंकि वो नहीं जानता था कि सिल्वर नाइट्रेट एक पॉइजन है, वो पीते जाता है, पीते जाता है। उसकी स्किन ग्रे होने लग जाती है, लोग उसके ऊपर हंसते थे। वो और नर्वस हो जाता है कि मेरा इलाज जल्दी हो, तो वो और ज्यादा पीने लग जाता है सिल्वर नाइट्रेट, और यहां तक कि बिना पानी के भी पीने लग जाता है। और धीरे धीरे उसकी स्किन ग्रे से ब्लू होने लग जाती है, और पूरी तरीके से वो एक डरावने आदमी के समान दिखता है। उसकी नौकरी छूट जाती है क्योंकि लोग उससे डरते थे। अब उसके पास आजीविका के लिए भी तंगी हो जाती है। वो एक सैलून में काम करता है, और फिर एक दिन जब रूबी पैर में घूमने जाता है, तब वहां पे उसको एक ये वाला जॉब मिल जाता है कि जो अजूबे लोगों को दिखाते थे ना, अजूबे लोग, वैसे वाले में तुमको बैठाएंगे और तुम पैसे कमाना। तो वहां पे रूबी पैर में वो फ्रीक शो में काम करता है, और वहीं पर ही वो रहता था। एडी के पापा के साथ भी उसकी दोस्ती थी, और वहां पर वो ब्लू मैन बहुत खुश था, क्योंकि दिन भर वो घूमता फिरता, लंबी लंबी आस्तीनें पहन के, मुंह ढाक कर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता, और रात को वो शो करके पैसे कमाता। इस तरीके से वो अपने जीवन को बिता रहा था। तो फिर उससे पूछता है कि ठीक है, तुम बता रहे हो, पर तुम यहाँ क्यों हो और मेरा क्यों इंतजार कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे कारण ही इस दुनिया में आया हूँ, इस हेवन में आया हूँ। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें कब मारा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो एडी को वो बताता है, दो सीन उसको दिखाता है, बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा हुआ है कि दो सीन दिखाता है कि एक बच्चा बेसबॉल खेल रहा है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और रोड पर खेल रहा है, संडे का दिन है। बेसबॉल को पकड़ने के उस चक्कर में वो एक कार से टकरा जाता है, और कार अपना बैलेंस खो के कहीं चली जाती है दूर में, और कहीं टकरा जाती है, और वो बच्चा बेसबॉल लेकर फिर अपने घर में वापस चला जाता है। ये एक सीन था। ये एडी था जो बच्चा खेल रहा था बेसबॉल को रोड पर, और जो कार चला रहा था वो ब्लू मैन था। वो संडे मॉर्निंग अपनी फ्रेंड की कार को ड्राइविंग तुरंत सीखा था और चला के लेके जा रहा था। बारिश का टाइम था, तो बच्चा अचानक जब बेसबॉल पकड़ने के लिए, मतलब बॉल को पकड़ने के लिए जब आया सामने में, तो उसका बैलेंस खो गया और वो कहीं टकरा गया।
क्योंकि उसने इतना सिल्वर नाइट्रेट पी लिया था और उसके दिल बहुत कमजोर था, तो वो बाहर निकलकर बहुत घबरा जाता है और उसको हार्ट अटैक आता है। पुलिस भी ये बताती है कि उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई, पर एक्चुअल में उसकी डेथ उस एक्सीडेंट के डर के मारे हुई कि बच्चा मर जाता अगर मैं बैलेंस को नहीं करता। तो वो ब्लूमन बताता है कि वो जो आदमी तुम देख रहे हो जिसने हार्ट अटैक से मरा, वो मैं था, और इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो वो कहता है, एडी क्या मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेवकूफी, मेरी स्टुपिडिटी के कारण आपकी मृत्यु हुई। तो वो कहता है, नहीं, मैं तुमको कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो कहता है, ये तो न्याय नहीं है कि मेरे कारण आपकी मृत्यु हुई। तो बोलता है, न्याय और अन्याय की बात नहीं है। मैं जब जीवित था तब भी लोग मर रहे थे प्लेन में और बीमारियों से। आ, मैं नहीं रहूंगा तब भी लोग मरेंगे। कोई किसी के कारण नहीं जाता। हर चीज यहाँ पर कोई ना कोई कारण से होती है, और हर एक की जिंदगी किसी न किसी से किसी न किसी कारण से होती है हर चीज, और हर एक की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो बोलता है, फिर तुम्हारी मृत्यु से क्या हुआ? तुम्हारी मृत्यु से क्या फायदा हुआ? तुम तो मर गए। तो बोलता है, मैं मरा क्योंकि तुम जिंदा रहे। अगर वो उसको नहीं बचाता तो ब्लूमैन की डेथ नहीं होती, उसको डैश कर सकता था, परंतु उसको बचाने के लिए ब्लूमैन ने अपनी जिंदगी को खो दिया। तो वो बोलता है कि बस मैं तुमको यही बताने आया हूं कि हर एक की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और कोई भी चीज बिना कारण से नहीं होती। हर चीज का एक कारण होता है। और हम अभी स्ट्रेंजर जरूर हैं, उस समय स्ट्रेंजर जरूर थे, पर हम अब एक फैमिली हैं, और मेरे को तुमको यही बताना था। और हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि रुको ब्लूमैन, तुम एक बात बता के जाओ कि जब मेरी मृत्यु हुई, तुम बता रहे हो एक बच्ची को बचाने के लिए मैंने जंप किया था, तो क्या वो बच्ची बची? तो वो कहता है, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे को 4 लोग और मिलेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था हेवन में, तब मुझसे 5 लोगों ने मिला था। ये हमारे जीवन की यहाँ पे जब एंड होता है तो हमको लगता है ये एंड है, पर हमको वहां पर हेवन में जाकर अपने जीवन के पर्पस को समझना रहता है, और अपने लर्निंग को समझना रहता है कि हमारे जीवन में क्यों, कौन सा व्यक्ति किस उद्देश्य से आया था। तो मेरे को भी 5 लोग मिले थे। मैं तुम्हारे इस हेवन का पहला व्यक्ति हूं, पर 4 लोग और मिलेंगे मेरे बाद आएंगे, और वो तुमको बताएंगे कि वो बच्ची बच्ची या नहीं। और वो ब्लूमैन चला जाता है। देखिए, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कहानी बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। आप लोग बुक पढ़िएगा, बहुत छोटी बुक है, आराम से पढ़ लेंगे। तो फिर वो चला जाता है, और वो ब्लूमैन को कहता है कि फिर मेरी तो जिंदगी वेस्ट हो गई, तुमको भी अपनी जिंदगी से हाथ खोना पड़ा। तो ब्लूमैन कहता है कि कोई भी जिंदगी व्यर्थ नहीं जाती। सिर्फ वेस्ट तभी करते हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हमारे साथ हमेशा हमारा ईश्वर रहता ही है। तो इतना कह के वो चला जाता है। और फिर जैसे मैंने कहा कि एडी के बर्थडे की स्टोरीज बीच बीच में आते रहती हैं। तो जब वो 17 साल का था, तब उसकी मुलाकात मार्गरेट नाम की एक लड़की से होती है। उसको पहले ही नजरों में प्यार करता है, डांस करता है उसके साथ, और रात को आके अपने भाई जो को बताता है कि मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया और मैं उससे शादी करूंगा। फिर उसका भाई उसकी मम्मी को बताते रहता है। ये सब चलते रहता है। वो इंजीनियर बनना चाहता था एडी, परंतु नहीं बन पाता है, और वार छिड़ जाता है, वहां पे युद्ध छिड़ जाता है। तो वो युद्ध में एक दिन निश्चय करता है कि वो युद्ध में हिस्सा लेगा, और वो युद्ध के लिए तैयारी करता है और चला जाता है। अब अचानक दूसरा सीन स्टार्ट होता है। हेवन में पहला सीन चला गया ब्लूमैन का, फिर दूसरा सीन चालू होता है कि एक वार के जगह पर है जहां पे युद्ध हो रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, बर्थडे का बिल्कुल वही वाला लिंक जोड़ के उनके इवेंट को लिंक करते हुए, जोड़ते हुए बताया गया था। तो वहां पर काफी हेलमेट वगैरह गिरे हुए हैं, गन वन चल रही है, और एक पेड़ के नीचे अपने आप को पाता है, बनियान ट्री के नीचे में, और उसको एक आवाज आती है,
और पूरी तरफ राइफल हेलमेट सब पड़े हुए हैं, और देखता है कि वो किसकी आवाज है, तो उसका कैप्टन जो था उसकी आवाज थी, और उसका कैप्टन उसके सामने आता है सिगार पीते हुए। तो वो आश्चर्य करता है कि ये क्या है हेवन, पहले वो ब्लू मैन मिला, क्या इसको भी मैंने मार दिया है क्या, ये भी उसी के लिए आया है मेरे पास। अपने मन में वो सोचते रहता है। फिर उससे पूछता है कि कैप्टन, क्या तुम ही मेरे सेकंड पर्सन हो, क्योंकि 4 लोग और उसको मिलने वाले, पहला तो ब्लू मैन, अब दूसरा यही होगा। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा दूसरा पर्सन हूँ, तुमको बचाने के लिए आया हूँ। तो एडी उसको बताता है कि देखो मेरा पैर घायल हो गया, और बात करते रहते हैं कि युद्ध के बाद, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न मिले थे न लेटर लिखे थे, कुछ भी नहीं हुआ था उन लोग का, क्योंकि वार से जब लौटा एडी, उसका पैर घायल हो गया था, तो वो इतने गुस्से में था, इतने दुख में था कि वहां से जब मेडल मिलता है या लेटर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको भी नहीं खोल के दिखता है, वो इतने गुस्से में था। मार्गरेट से शादी कर लेता है और अपनी एड्रेस भी चेंज कर लेता है, और उसको कुछ भी नहीं मालूम कि उसके फ्रेंड्स जो उसके यूनिट में थे और कैप्टन का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वो कैप्टन को बताता है कि देखो मेरा पैर घायल हो गया है, और मैं बहुत ही बेकार जिंदगी जिया हूँ, और पैर में ही काम करता था। वार में जाने के पहले भी वो अपने पापा के साथ पैर में ही काम करता था, क्योंकि आगे चल के उसके पापा के साथ मैं बताऊंगी क्यों काम करता था। तो वो बोलता है, उसका कैप्टन बोलता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड्स से मिले जो यूनिट में थे, तो बोलता है नहीं, मैंने किसी से भी नहीं मिला। तो फिर अपने पैर का ही वो रोना रोते रहता है, रिग्रेट करते रहता है। तो फिर कैप्टन उसको फिर वही सीन दिखाता है, क्योंकि ब्लू मैन ने जैसे उसको सीन दिखाया था उसके जीवन के, कि कैसे बेसबॉल के द्वारा पकड़ने के द्वारा इसकी एक्सीडेंट हुआ, वैसे ही कैप्टन भी अपने उसकी फिल्म दिखाता है। और उसको याद आता है कि कैसे ये कैप्टन के साथ वो जब फिलीपींस में गया था युद्ध लड़ने के लिए, तो फिलीपींस वाले लोग उसको कैद कर लिए थे, और उसके साथ 4 फ्रेंड्स और थे, मॉर्टन, स्मिटी, रेबेजो और कैप्टन, और ये 5वां एडी था। ये 5 को कैदी कर लिए थे और जबरदस्ती उनसे काम कराते थे, बहुत थोड़ा सा खाना देते थे। इन लोग बहुत कमजोर हो गए थे, कोयले उठाते थे, और बहुत तरह तरह के दूसरे देशों के लोग भी वहां पर पकड़ कर कैद में रखते थे, हट में रखते थे इनको, बस काम के समय इनको हट में से बाहर निकालते थे, और बाकी टाइम उनको थोड़ा सा चावल देकर उनको जिंदा रखा जाता था। काफी उसका फ्रेंड रेबेजो बीमार हो जाता है और मर जाता है। तो अब कैप्टन और एडी दोनों प्लान जमाते हैं कि अब किसी भी तरीके से इन दुश्मनों से हमको अपनी कैद में से भागना ही है। तो अब इन लोग प्लान जमाते हैं, वो सब सीन चल रहा है कि कैसे उन लोग प्लान जमा रहे हैं। इसको एडी जो पैर में काम करता था उसको जगलिंग आती थी। वो जो करतब दिखाते हैं ना, 4 चीजों को एक साथ फेंक के करतब दिखाते हैं, 4 प्लेट्स को एक साथ फेंकते हैं, अपन देखते थे एग्जीबिशन में, वैसे ही वाला। तो उसको थोड़ा बहुत आता था। तो जो उसको कैदी बना के रखे थे वहां पर उनका जो बंधक थे, बंधक बोलेंगे उनको, नहीं बंधक तो जिनको बंधे रहते हैं, जिन्होंने कैद करके रखा था, उन लोग स्टोन के साथ खेलते रहते हैं। तो एडी उनको बोलता है, अरे मेरे को तुमसे ज्यादा अच्छे से आता है जगलिंग, तो दो मुझे, मैं करके दिखाता हूँ। तो ऐसे जगलिंग करके दिखाते रहता है। प्लान तो पहले से ही था, उन लोग बिजी रहते हैं और उसी पत्थरों से उन कैद करने वालों को मारते हैं, कैप्टन और एडी और मॉर्टन, और भागते हैं। जब इन लोग भागते रहते हैं तब इन 4 लोग इनको बंदी बना के रखे थे, उन चारों की को मार डालते हैं। अब देखते हैं काफी सारी हट्स है, तो ये सबको जलाने लग जाता है कि शायद उस हट्स में भी कोई जिन्होंने कैद करके रखा हो उनके दुश्मन हो। तो वो एडी सब अपने क्या बोलते हैं, कुछ आग वाले जलाने वाले से उसको जलाते रहता है सारे हट्स को, और खुशी होकर चिल्लाता है कि मैं सोल्जर हूँ, मैं सोल्जर हूँ। और बहुत खुश है इन लोग कि हम लोग आजाद हो गए, इतने 1 साल के कैद के बाद उन लोग अपने देश वापस जाएंगे। तभी अचानक एडी को एक हट में एक छाया दिखाई देती है, और वो एकदम नर्वस हो जाता है कि इसमें कोई इनोसेंट है।
अरे कोई बेगुनाह को मैं मार दिया हूँ, तो वो बोलता है कि तुम जो भी हो बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं तुमको शूट नहीं करूंगा, तुम बाहर निकलो। पर वो कोई आता नहीं है, वो छाया दिखते रहती है और वो आता नहीं है बाहर। और मॉर्टन उसको रोकता है कि वहां कुछ भी नहीं है, तुम चलो, भागो, अभी इस समय कोई नहीं है अंदर में, तुमको वहम है। वो बोलता है नहीं, कोई है अंदर में। और वो मॉर्टन को जोर से धक्का देता है और अंदर हट में, आग में, उस उस छाया को बचाने जाता है। जो भी इंसान था उसको बचाने के लिए जाते रहता है। काफी इमोशनल हो जाता है उस समय वो, कि अंदर कोई है। और कैप्टन भी समझ नहीं पाता है, और अचानक जब वो अंदर हट की तरफ जाते रहता है तो पैर में उसके गोली लगती है, पूरा खून बाहर निकलता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो कैप्टन जब ये सीन दिखाता है तब उसको बोलता है कि तुमको मालूम है कि ये गोली किसने चलाई थी तुमको, तुम्हारे पैरों पे? तो वो कहता है किसने, क्योंकि सारी जिंदगी उसने नफरत की थी उस आदमी से जिसने उसकी पैर में गोली मारी थी। क्योंकि वहां से लौटने के बाद न वो मार्गरेट के साथ अपनी डांस कर पाता था, न वो अच्छे जॉब को कुछ कर पाता था, उसको पैर में ही काम करना पड़ा। और उसकी लाइफ ही एंड हो गई थी, पूरे समय लंगड़ा कर एक लकड़ी के सहारे चलना एक जवान लड़के का, मतलब उसके लिए ये एक कर्ज था, एक अभिशाप था। तो वो बोलता है कैप्टन को कि बताओ कौन था वो जिसने गोली चलाई थी मेरे पैर में? तो कैप्टन कहता है वो मैं था। इतना सुनते ही एडी को गुस्सा आता है और वो अपने कैप्टन को मारने लग जाता है। पर हेवन में तो खून वून निकलेगा नहीं, मारते रहता है। और अचानक एडी को वो कहता है कि मैंने तुमको बचाने के लिए किया, अगर मैं तुमको नहीं बचाता तो तुम उस आग में जल के मर जाते, वहां पे कोई भी नहीं था। मेरे कई पुश्तों से लोग सेना में भर्ती हैं, और हम लोग मैं भी काफी समय से सेना में हूँ। तो मैंने देखा है कि वार के समय में कई बार सोल्जर लोग गिव अप कर लेते हैं, मतलब इतना हिंसा देखकर वो उदास हो जाते हैं कि उनको कई बार वो नंगे पैर अपने दौड़ते हैं जैसे वो घर को जा रहे हैं, या क्या बोलते हैं उसको, युद्ध के क्षेत्र में बिल्कुल अपने राइफल को छोड़ के खड़े हो जाते हैं कि अब मेरे को नहीं लड़ना। फिर मर जाते हैं क्योंकि शत्रु तो मारेगा ही। तो बोले मैंने गिव अप करते हुए देखा है, क्योंकि सोल्जर कई बार ब्लैंक हो जाता है, इतना हिंसा और इतना सब कुछ करने के बाद वो एकदम फेड अप हो जाता है, तो ब्लैंक हो जाता है। तुम भी बहुत इमोशनल हो गए थे, तुमको लगा कि उसके अंदर कुछ है और तुम जाते जा रहे थे, तुमने मॉर्टन को भी धक्का देके गिरा दिया। और तुम्हारे पास इतनी ताकत थी कि मैं तुमको नहीं रोक सकता था, इसलिए तुमको रोकने के लिए मैंने वो गोली चलाई, ताकि पैर में चोट लगेगी, तुम गिरोगे और फिर तो पैर ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी को वहां से मैंने ही निकाला है, मैंने ही 2 दिन तक के तुम्हारी सेवा की, और तुम होश में आते थे, फिर बेहोश होते थे, होश में आते थे, किस तरीके से मैंने तुमको बचाया है। तो वो आश्चर्य करता है कि अभी तक के तो वो सोच रहा था कि गोली जानबूझ के किसी ने मारा है, परंतु उसकी जान बचाने के लिए कैप्टन ने, कि वो आग में जल के न मर जाए, उसको रोकने के लिए लगाया था। तो उसको बहुत शर्म आती है कि मैंने अपने कैप्टन के ऊपर हाथ उठाया और इतनी घृणा की पूरी जिंदगी भर उस आदमी के साथ। तो वो बोलता है कि एक मिनट, मुझे थोड़ा रिकॉल करने दो स्टोरी। तो फिर उसको एक और सीन दिखाता है कि क्या मैं तुम्हारे से युद्ध के बाद में मिला? तो बोलता है नहीं। तो बोलता है तुम देखो मैं क्या, मेरे साथ क्या हुआ था। जब इसको गाड़ी में बैठा के मॉर्टन और कैप्टन लेके बाहर जा रहे थे, उस शत्रु के अड्डे से बाहर निकल रहे थे, तब कैप्टन नीचे उतर के, गाड़ी से नीचे उतर के आगे का रास्ता साफ है कि नहीं ये देखने के लिए उतरता है, ताकि उसके दोनों सैनिक जो बचे हैं वो सुरक्षित अपने जगह पे पहुंचे। तो जैसे वो नीचे उतरता है, नीचे जो बारूद बिछा रहता है उसमें कैप्टन की बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड में टुकड़े टुकड़े हो जाती है। न कोई फ्यूनरल, न कोई कॉफिन, पूरी उसकी हड्डियों का ढांचा, उसके शरीर के हजारों टुकड़े हवा में उड़कर सीधा जमीन में पड़ जाते हैं। जब देखता है कि कैप्टन ने हमारे लिए ये अपना जान भी दे दिया, तो उसको बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील होता है और कैप्टन से माफी भी मांगता है। तो कैप्टन कहता है कि मैं
तुम्हारे पास तुम्हारा इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहा था कि पहले तो तुमको बताऊं कि मैंने ही तुमको गोली चलाई थी, और दूसरा तुमको लेसन दूं। तो बोलता है कौन सा लेसन? तो बोलता है सेक्रीफाइस, बलिदान। जो भी हम करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, हमेशा उस पर गर्व करना चाहिए, कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तुमने भी बलिदान दिया, मैंने भी बलिदान दिया, पर तुमने बलिदान देने के बाद रिग्रेट किया क्योंकि तुम्हारा पैर चला गया था। पर तुमने एक और बलिदान किया कि तुमने एक बच्ची को बचाते हुए भी अपनी जान दी। मैंने भी बलिदान किया क्योंकि मैं अपने वायदे को निभाना चाहता था, कि मैंने वायदा किया था कि मैं तुम लोग को कभी भी पीछे छोड़कर भागूंगा नहीं। तो मैंने तुम लोगों को पीछे छोड़ के भागा नहीं, बल्कि तुम लोग को सुरक्षित बाहर तक के लेके आया। तो जो भी हम बलिदान करते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमेशा उसके लिए हमें गर्व करना चाहिए। फिर उसे उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कैप्टन ने कहा कि जैसे एक पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को पालने के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। एक बच्ची है जो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करती है। चाहे बलिदान छोटा हो बड़ा हो, बहुत मीनिंग होती है हमारे जीवन के लिए। और कभी भी कोई भी आप अगर किसी के लिए बलिदान करते हैं या किसी की सेवा के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए कभी भी रिग्रेट नहीं करना, ये तुम्हारे लिए लेसन है। और फिर बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ तुमको छोड़ के, तुम्हारे पास फिर और बाकी लोग आएंगे। तो वो कहता है कि रुको कैप्टन, मुझे एक आंसर दो कि जिस बच्ची को बचाने के लिए मैंने अपने जीवन को खोया, तो क्या वो बच्ची बची? तो वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा। और फिर वो चला जाता है एक हेलमेट फेंक के, जिस हेलमेट में एडी लिखा था और उसमें उसकी बीवी का फोटो था। बहुत ही प्यारी स्टोरी, आपको पढ़िएगा। और फिर उसके बाद देखता है कि साथ ही साथ में उसके सीन भी चलते रहते हैं। कुछ अम्यूजमेंट पार्क के बंद हो जाता है क्योंकि काफी बड़ा हादसा हो चुका था उसकी डेथ में, तो सब सीन वगैरह चलते रहते हैं। फिर तीसरा व्यक्ति जब मिलता है, काफी टाइम हो गया तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताती हूँ। एक रेस्टोरेंट टाइप के जगह को देखता है जहाँ पे काफी लोग अंदर में खाना खा रहे हैं, और एक कोने में एक आदमी को देखता है जिसको देख के वो नो 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 करके घबरा जाता है। उसको अचानक से बचपन की याद ताजा हो जाती है, क्योंकि जिस शख्स को उसने देखा था वो उसके पापा थे। डैड डैड बोलता, अरे बाप रे, ये हेवन है, ये हेवन है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था अपने पापा से, वो है यहाँ पे, तो ये तो हेवन हो ही नहीं सकता। तो कहता है कि ये तो हेवन हो ही नहीं सकता जहाँ पे मेरे पापा हो। उसको बचपन की याद आती कि कैसे उसके पापा उसको गुस्से के मारे हाथ पकड़ते थे, कभी बहुत प्यार से कम पकड़ते थे, गुस्से से ज्यादा पकड़ते थे, बहुत डिसिप्लिन वाले थे। पूरे समय उसको डांटते डपटते थे। इवन जब उसके पापा कार्ड्स खेलते थे और वो पीछे खड़ा हो जाता था, तब भी उसको बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे। और वो कहता है एडी कि सारे बच्चों का बचपन पेरेंट्स ही डैमेज करते हैं। वो नहीं मालूम, वो नहीं जानते कि वो कौन से इम्प्रिंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, और इतना बिगाड़ देते हैं अपने बच्चों का बचपन की उनके रिपेयर का की संभावना भी कम हो जाती है। इसी तरीके उसके पापा उसको मारते पीटते डांटते थे और निग्लेक्ट करते थे बहुत ज्यादा, हमेशा। और कभी कभी जब पत्ते में हार जाते थे, बहुत बुरा दिन रहता था, तो वो ड्रिंक करने के बाद उसके रूम में आते थे उसके भाई और उसको मारते थे अपने बेल्ट से कि ये गंदे गंदे खिलौने लेके क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, कबाड़ खरीदे हो। छोटी छोटी बातों पे उनको मारते थे और खिलौनों को फेंकते थे। उसकी माँ अक्सर उस समय सो जाया करती थी क्योंकि लेट नाइट होती थी। अगर मम्मी जग भी जाती थी, तब भी उसके पापा उसको उसकी मम्मी को बाहर रूम में करके उनको मारते थे। तो वो कहता है कि बचपन में जितना मुझे निग्लेक्ट किया गया, इतना वायलेंस किया गया। और पूरे समय उसने पूरी पूरी उसकी बचपन की और उसकी जवानी के दिनों का है कि वो इतना बुरा व्यवहार करता था कि उसको खुश करने के लिए जब एडी बड़ा होता है तो रूबी पैर में उसका हाथ बटाने लग जाता है। दिन रात अपने पापा को खुश करने के लिए उसके साथ काम करता था, क्योंकि हर बेटे के लिए उसके पापा रोल मॉडल होते हैं। वो कितना भी बुरा चले पर वो अपने फादर को एक सन प्यार करता ही है। तो अपने पापा को खुश करने के लिए दिन रात रूबी पैर में काम करता था। उसके पूरे नेल्स में ग्रीस लग जाते थे, इतने गंदे तरीके से उसके मतलब शरीर रहता था, क्योंकि मेंटेनेंस का काम कोई
साफ सुथरा काम तो रहता नहीं है, ग्रीस और मशीन के बीच में रहता था। और जब वो डिनर टेबल पे पहुंचता था, उसका भाई जो था वो स्विमर था, बड़े अच्छे से उसके नेल्स वगैरह कटे रहते थे और उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा थी। तो वो देखता था तो उसको बड़ी जेलसी होती थी अपने भाई से। और तो फिर भी उसके पापा उससे खुश नहीं होते थे कि वो इतना काम करता है रूबी पायर में उसके साथ। और जब वो वार से मतलब लंगड़ा होके आता है और बीमार रहता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, तभी भी उसके पापा उसको डांटते थे कि उठो, काम ढूंढो, काम ढूंढो। उसको इतनी गुस्सा आती थी कि वो इतना, उसकी तबीयत खराब है, अभी वो संभला भी नहीं है, और उसको कहते थे कि तुम काम ढूंढो। तो वो एक दिन उसके पापा जोर से उसको डांटते रहते हैं और वो जोर से चिल्लाता कि इनफ। और अचानक उसके पापा उसको एक मुक्का मारने वाले रहते हैं, तो वो उसके मुक्के को रोक लेता है। जब उसके पापा को मारने से वो रोकता है तो उसके पापा नाराज हो जाते हैं और एकदम चुप हो जाते हैं कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जबकि उसने हाथ नहीं उठाया था अपने पापा के ऊपर, बल्कि अपने बचाव के लिए अपने पापा को मारने से रोका था। पर उसके पापा उसके साइलेंट हो जाते हैं, उससे बात भी नहीं करते हैं। उस दिन से बाप बेटे की बातचीत बंद है। यहाँ तक कि वो कैब ड्राइविंग करता है, नौकरी ढूंढता है, अपार्टमेंट में दूसरे रहने जाता है, शादी करता है। शादी के टाइम में उसकी मम्मी उसको गिड़गिड़ाती है, उसके अपार्टमेंट्स के लोग बोलते हैं कि अपने बेटे को माफ कर दो, तो बोलता है नहीं, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि मेरा बचपन जो पहले निग्लेक्ट में, फिर वायलेंस में, फिर साइलेंस में जो गया था, उस आदमी को कैसे यहाँ पर हेवन में लाया गया है। तभी उसको एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि वो तुम्हें नहीं सुन पा रहा है। तो वो कहता कि कौन हो तुम। तो वो अपना परिचय देती है कि मैं रूबी हूँ, रूबी पायर, जिसमें तुम काम करते थे, उसकी पहली ओनर, उसकी फाउंडर। तो वो कहती है कि तुम अपने पिताजी से इतना क्यों नफरत करते हो, तुम्हारे पिताजी अच्छे इंसान हैं और अभी स्पिरिट उसमें है। तो वो कहता है कि तुम मेरे पिताजी को नहीं जानती और तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो रूबी पायर अपनी कहानी बताती है। रूबी पायर, रूबी नाम था, पायर नहीं नाम था। रूबी अपनी कहानी बताती है कि वो एक वर्किंग लड़की थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सारे प्रपोजल वो ठुकराती थी। उसकी बहन उसको हमेशा चिढ़ाती थी कि अब शादी कर ले भाई, अब तेरी उम्र हो रही है, उम्र चली जाएगी, क्यों इतनी चूजी हो रही है। फिर अचानक से एक एमिल नाम का एक आदमी उसके रेस्टोरेंट में आता है, क्योंकि वो एक वेटरेस थी। तो उसको खाना सर्व करती है, तो दोनों में प्यार हो जाता है। उसको कॉल करने के लिए कहता है और उसको लगता है कि मेरी बहन बोलती भी है शादी कर लो, तो अब इसके साथ मैं कोर्टशिप कर लेती हूँ। तो दोनों का प्यार हो जाता है और बाद में लोग दोनों शादी कर लेते हैं, बच्चे भी होते हैं। और वो एमएल बहुत मेहनती था, वो अपने रेलवे कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंड्सों के साथ मिलकर ये रूबी पायर को, अपनी बीवी को डेडिकेट करने के लिए, रूबी पायर के नाम से अम्यूजमेंट पार्क बनाता है। वो बहुत अच्छा चलता है अम्यूजमेंट पार्क, पर कुछ सालों के बाद उसमें आग लग जाती है। वो पागलों के समान एमएल उसको पानी डाल के बचाने की कोशिश करता है, परंतु पार्क आधे से अधिक जल जाता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, इंश्योरेंस का पैसा भी ज्यादा नहीं मिलता है। तो आखिरकार एमएल को, यानी कि रूबी के हस्बैंड को, वो पार्क को किसी और को बेचना पड़ता है। और वो काफी बीमार था, उसका बीमार हो जाता है उसका हस्बैंड। तो रूबी उसको लेके दूसरे जगह पे रहने चली जाती है, अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह रहने चली जाती है। तो वो बोलता है कि तुम ये क्या कहानी बता रही हो, फायर और तुम्हारी लव स्टोरी और तुम्हारी इसमें मैं कहाँ हूँ, मैं, तुम क्या थर्ड पर्सन हो, तुम क्या मेरा इंतजार कर रही थी। तो बोलती है हाँ, मैं तुम्हारा थर्ड पर्सन हूँ। और ये मत सोचो कि मत, क्योंकि ये आग जो लगी थी उसके पैदा होने के पहले लगी थी। तो वो बोलता है मेरे तो पैदा होने के पहले की आग के बारे में मेरा क्या संबंध। तो वो कहती है कि तुम्हारे पैदा होने के पहले की भी घटनाएं और पहले के भी इंसान तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, बहुत प्रभाव रहता है एक दूसरे का। क्योंकि हमारी सभी की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, सिर्फ हम अपनी जिंदगी को जी के जा रहे हैं हमको लगता है, पर हम और न जाने कितने लोगों की जिंदगी में रोल प्ले करते हैं, हमको भी नहीं मालूम।
तो वो रूबी को कहता है कि कैसे, तो वो बताती है करके कि मैं तुम्हारे पापा की स्टोरी बताने के लिए रुकी हुई हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर में जो गुस्सा है, जो अपने पिता के प्रति नफरत है, उसका लेसन मैं सिखाने आई हूँ फॉरगिव का, कि माफ कर दो अपने पापा को। तो वो बोलता है कि मेरे पापा को तुम जानती हो, वो मुझे हमेशा डांटते मारते थे, अल्कोहलिक थे, पीते थे, और आखिरी में तो वो समुद्र में गिर गए थे, और समुद्र में ठंडे पानी के कारण उनको निमोनिया हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उस आदमी ने जिसने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, मैं उसको क्यों फॉरगिव करूं? तो वो बोलती है कि तुम अपनी एक ही स्टोरी जानते हो, तुम उसकी दूसरी तरफ की स्टोरी नहीं जानते हो। तो वो कहता है कि ऐसी कौन सी स्टोरी? तो उसको बताती है। पूरा सीन उसका चलते रहता है, जब वो रूबी बताते रहती है उसको कि मिकी, एक फ्रेंड है उसके पापा का, एडी के पापा का एक फ्रेंड था मिकी, जो उसको पहली बार नौकरी दिलाता है रूबी पायर में। उसके बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं तब भी पैसों की तंगी होती है, तो मिकी उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसकी हेल्प करता है। वो उसकी मम्मी के साथ घर में रहता है अभी। उसके पापा नहीं आए रहते हैं एडी के, और मिकी काफी ड्रिंक किया रहता है और उसकी मम्मी के साथ रेप करने की कोशिश करता है। बारिश का टाइम था, अचानक वो काफी बचाव करने की कोशिश करती है उसकी मम्मी अपने को छुड़ाने की, परंतु वो बिल्कुल दबोच लेता है उसकी मम्मी को। और तभी अचानक एडी के पापा आ जाते हैं। उसके हाथ में हैमर था, क्योंकि मेंटेनेंस का काम करता था, तो वो हैमर लेके उसके पीछे दौड़ता है मिकी के, कि कितनी ही गंदी बात है कि तुम मेरी वाइफ के साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हो। जान छुड़ाकर मिकी घर से भागता है और दौड़ते जाता है, उसके पीछे पीछे एडी के पापा भी भागते रहते हैं। अचानक मिकी समुद्र में गिर जाता है एक ब्रिज के ऊपर से अपने को बचाने के चक्कर में, और वो डूबने लगता है। जब वो देखता है एडी के पापा की मेरा फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड पानी में डूब रहा है, देखिए उसकी कितनी वफादारी है, कितनी लॉयल्टी है अपने फ्रेंड के प्रति, की जिसने मुझे नौकरी दिलाई, जिसने मेरे बच्चों के जन्म के समय मदद किया, मेरे साथ इतना सब कुछ अच्छा काम किया। चाहे उसने एक गलती करी हो कि मेरी वाइफ के साथ उसने मिसबिहेव करने की कोशिश करी, पर अब जब वो मर रहा है तो मेरा बचाना फर्ज है। उसके पापा भी कूद जाते हैं समुद्र में ताकि उसको बचा सके मिकी को। मिक्की और वो दोनों बच जाते हैं, परंतु इसके पापा को निमोनिया हो जाता है, और वो रूबी पायर में ही काम करते हुए एक दिन बेहोश हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटल में रहने का खर्चा भी एमएल को, ये एडी को ही देना पड़ता है, और अपने पापा से मिलने जाता था, परंतु नफरत कम नहीं होती है। फिर उसको एक सीन दिखाती है रूबी की, आखिरी टाइम में भी वो तुम लोगों को याद करते करते खिड़की से गिर के वो मर गया था। मतलब वो वैसे ही बीमार था, और खिड़की के पास खड़े होकर अपने बच्चों को पुकार रहा था, क्योंकि प्यार करता था वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को। तो उस समय उसकी डेथ हो जाती है। और जब वो देखता है कि उसके पापा सिर्फ एक अपनी फ्रेंडशिप की लॉयल्टी के लिए अपनी जान तक के दे दिए थे, तो और आखिरी में भी उसको बहुत प्यार से उसको पुकार रहे थे जबकि उसको नफरत कर रहा था, तो उसके मन में दया आती है कि उसके पापा इतने बुरे इंसान नहीं हैं। और काफी चीजें उसको जब बताती है रूबी, तो उसको बड़ा प्रेम उमड़ता है और अपने से गुस्सा भी आता है कि वो अपने पापा से इतनी नफरत क्यों किया। और फिर वो अपने पापा के पास जाकर, उसके पापा के स्पिरिट के पास जाके माफी मांगता है कि आ, मुझे माफ कर दो। और उसके पापा एक विस्पर, मतलब धीमी आवाज में बोलते हैं कि ये सब फिक्स था। वो रूबी से पूछता है एडी कि तुम ये सब कैसे जानती हो? भाई मेरे पापा की स्टोरी के बारे में तो तुमको कैसे मालूम, तुम तो हमारे साथ नहीं रहती थी। तो वो कहती है कि जब मेरा हस्बैंड बीमार था और मेरे पास पैसों की तंगी थी, और तुम्हारे पापा के पास भी पैसों की तंगी थी, तो जब निमोनिया हो गया था और तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में थे, तब मेरे हस्बैंड और तुम्हारे पापा ने एक ही रूम शेयर किया था। मैं तुम्हारे पापा को देखती थी, उसके दर्द को देखती थी, तुमको याद करते हुए देखती थी। और जब तुम्हारे पापा की मृत्यु हुई तो मैंने पता लगाया कि ये कौन इंसान था, तब मुझे उसकी पूरी स्टोरी मालूम चल गई कि ये रूबी पायर में काम करता था, और जो भी रूबी पायर में काम करता वो मेरे परिवार का एक सदस्य है, चाहे वो एक्सीडेंट में मरे, चाहे फायर में, या किसी में भी मेरे लिए उससे हमदर्दी होती है। और जब मैंने देखा कि तुम्हारे मन में इतनी नफरत है,
तो मेरा इंतजार करना वाजिब है, ताकि मैं तुम्हारे बाप बेटे के जो बीच में जो कटुता है, जो नफरत है, उसको हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी और तुमको रिलीज करूंगी उस बर्डन से जो नफरत है। क्योंकि नफरत एक दुधारी तलवार होती है, जिससे हम करते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाती है और जो करता है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। तो वो कहती है कि मेरा लेसन है कि फॉरगिव, और आखिर में वो अपने पिता को माफ कर देता है। और रूबी फिर बोलती है अब मैं जा रही हूँ। रूबी से भी वही क्वेश्चन पूछता है, पर रूबी भी आंसर नहीं देती। कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। और हाँ, उससे रूबी को वो पूछता है, रूबी उससे पूछती है कि तुमको रूबी पायर क्यों नहीं पसंद था वहां पे काम करना। तो वो कहता है कि वो मेरे लिए नर्क था, मेरे पसंद का नहीं था। तो वो कहती है कि जो आगे दो लोग आएंगे वो तुमको बताएंगे कि तुम वहां पर क्यों थे। और वो चली जाती है। अब तीसरा पर्सन भी चला गया। अब चौथा पर्सन उसको मिलने वाला है। अब वो अचानक उसकी फिर से एडी की आंख खुलती है, तो एक रिसेप्शन में देखता है शादियां हो रही है, शादी हो रही है, कोई डांस वांस कर रहा है, म्यूजिक बज रही है, और देखता है कि वो सूट में है और उसकी प्यारी वाइफ मार्गरेट, बहुत ही प्यारी, जो मैरिज के दिन थी वैसे ही वो तैयार होके खड़ी है। और वो आश्चर्य से चिल्लाता है कि तुम तो नहीं, ये तुम तो नहीं हो। क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता है कि हेवन में उसकी वाइफ उसको मिलेगी करके। 17 साल की उम्र में ही उन दोनों की प्यार हो गया था, शादी हो गई थी। फिर उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ ना, क्योंकि वो कहानी ऐसी है कि उसको पिरोने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैंने पता नहीं ठीक से पिरोया है कि नहीं पिरोया है। तो वो याद करता है कि कैसे उसकी वाइफ उसके लिए बर्थडे के केक बनाती थी, उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती थी जो, और इन लोग काफी अच्छे से मस्ती करते थे। और वार के बाद जब वो लंगड़ा हो जाता है और उसके साथ शादी करता है, तो दोनों जने बहुत खुश रहते थे, बहुत प्यार था इन लोगों में, और दोनों पायर में ही काम करते थे। वो भी उसके साथ टीम के रूप में काम करती थी, और पर वो रूबी पायर में बहुत खुश थी, ये नहीं रहता था रूबी पायर में खुश। इसको बहुत नफरत थी अपने जॉब से। दोनों को एक ही रिग्रेट था कि उनको कोई बच्चा नहीं था। तो एक बार इन लोग तय करते हैं कि जब हमको बच्चा नहीं हो सकता तो हम एक अडॉप्ट करते हैं बच्चे को। तो दोनों अपने पैसों को जमा करने लग जाते हैं कि पैसे जब जमा हो जाएंगे तब अडॉप्ट कर लेंगे। एक उसका फ्रेंड रहता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, न्योल मगर समथिंग था। वो गैम्बलिंग करता था, हॉर्स के ऊपर गैम्बलिंग करता था। तो एक दिन अपने बर्थडे के दिन एडी उसके साथ जाता है और गैम्बलिंग करता है हॉर्स पे, और जीतने भी लग जाता है। तो वो बड़ा खुश होता है कि मैं अपनी वाइफ को बताता हूँ कि देखो मैं जीत रहा हूँ। और उसका फ्रेंड उसको मना करता है कि वाइफ को मत बताओ, वाइफ लोग कभी खुश नहीं होते जब हम लोग गैम्बलिंग से जीतते हैं। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं मेरे को बताने दो। जाके बताता है कि मैं बहुत जीत रहा हूँ और हम जल्दी बच्चे को अडॉप्ट भी कर लेंगे, मेरे पास बहुत पैसे आने वाले हैं, मैं जीतते जा रहा हूँ। तो उसकी वाइफ उसको फोन में चिल्लाती कि नहीं नहीं नहीं, तुम वापस आ जाओ, और तुमको बिल्कुल भी नहीं करना, बच्चा आने वाला है ना, तुम जितने पैसे हैं तुम लेके आओ बस, और मत खेलो। पर वो फोन काट देता है और फिर खेलने में मगन हो जाता है। वो काफी दूर में नहीं था, थोड़े ही दूर पे उन लोग हॉर्स राइडिंग जो भी रेस लगता था वहां पे गैम्बलिंग कर रहा था। तो इसकी वाइफ मार्गरेट गुस्से में जल्दी जल्दी कार उठाती है और उसको रोकने के लिए जाती है कि कहीं पूरे पैसे वेस्ट ना कर दे वो। तो जब जाते रहती है तो जवान बच्चे लोग कार क्या बोलते हैं, बेरुखी से मतलब लापरवाही से चलाते रहते हैं, तो उसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके लिवर में चोट लगती है और उसका ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। वो 6 महीने के लिए बिस्तर पे थी, 6 महीने बिस्तर पे और हॉस्पिटलाइज रहने के कारण उसके जितने पैसे बचे हुए थे अडॉप्शन के लिए जो हस्बैंड वाइफ ने जमा किए थे, पूरी पूंजी खत्म हो जाती है। पर वो बहुत, एडी उसकी बहुत सेवा करता है, बहुत प्यार से उसको रखता है, उसका ख्याल रखता है, सब कुछ रखता है। और दोनों गुस्से के मारे एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि वो गैम्बलिंग करने गया था, अगर नहीं जाता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। तो दोनों हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते हैं, पर उसके बाद वो कभी गैम्बलिंग भी नहीं करता है। दोनों जने एकदम चुप रहते हैं। पर धीरे धीरे कुछ समय के बाद टाइम हील्स, तो धीरे धीरे दोनों जने बात करना शुरू कर देते हैं, फिर प्यार हो जाता है। और फिर वो कहता है एडी कि चलो अब हम अपना बच्चा गोद ले लेते हैं। तो इसको मना कर देती है मार्गरेट कि नहीं, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं बच्चा नहीं लूंगी गोद। और 47 ईयर्स में ही एक दिन काम करते हुए अचानक वो गिर जाती है और उसको पता चलता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है।
47 ईयर्स में उसकी वाइफ मार्गरेट उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। एडी बिल्कुल अकेला हो जाता है, क्योंकि उसकी जो इतनी बदकिस्मत लाइफ थी उसमें सिर्फ एक ही गिफ्ट थी, एक ही सौगात थी उसके लिए, जो उसका प्यार थी, पहला और आखिरी मार्गरेट। वो इतना अकेला हो जाता है, उसको इतना खालीपन लगता है कि उसके दिन रात नहीं कटते हैं, वो बहुत अकेला महसूस करता है और पूरे समय अपनी बीवी की यादों में ही खोया रहता है। तो जब वो हेवन में दिखता है उसको, तो आश्चर्य करता है, बोलता है कि ये तुम हो, ये तुम हो। फिर दोनों प्यार करते हैं, किसेस करते हैं, डांस करते हैं। फिर दोनों जने आगे उस रिसेप्शन वाले रूम से दूध लेके वॉक पे जाते हैं, दोनों जने बातें करते हैं। बहुत प्यारा कन्वर्सेशन है हस्बैंड वाइफ का। वो बताती है कि तुम क्यों मतलब उसको हमेशा रिग्रेट होता था कि मैंने अपनी वाइफ को इतना प्यार किया, परंतु मैं उसको वो नहीं दे पाया जो मैं देना चाहता था, या वो जो डिजर्व करती थी। तो उसको बोलती है कि तुम कभी भी रिग्रेट मत करो, तुमने मुझे भरपूर प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि वो आज तक मुझे मिल रहा है। तुमने मेरे जब तक के जीवित थी तभी भी प्यार किया, और मेरे मरने के बाद भी तुम मुझे प्यार करते ही रहे, और वो प्यार मुझे मिलता ही रहा। इसीलिए तुमको ये रिग्रेट करना कि मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी भरपूर वाली जिंदगी रही, प्यार की भरी जिंदगी रही। तो वो आश्चर्य करता है कि मैं जब अर्थ पे था तब तुम क्या मेरे प्यार को महसूस करती थी? बोले बिल्कुल। वो बोली जब हम पृथ्वी पर प्यार करते हैं तो हम अपने इंद्रियों से प्यार करते हैं, अपने जो भी 5 सेंसेस होते हैं, परंतु जब हम चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, तो इस 5 सेंसेस के बियॉन्ड हम उस मेमोरीज को याद करके अपने प्यार को ट्रांसमिट करते हैं। प्यार एटर्नल होता है, जीवन खत्म होता है, शुरू होता है, खत्म हो जाता है, पर प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्यार हमेशा हमेशा के लिए रहता है। और यही मैं तुमको बताने आई हूँ कि चाहे तुमको बार बार लगता हो कि इतनी छोटी उम्र में मैं तुमको छोड़ के चली गई क्योंकि मेरा आना तय था, परंतु उसके बावजूद जो भी तुमने मुझे प्यार दिया वो मुझे प्यार मिलता रहा। तो ये चौथी सीख है कि प्यार एटर्नल होता है, सिर्फ शरीर के छूटने से प्यार खत्म नहीं हो जाता। तो बहुत ही प्यारे तरीके से उसने बताई थी, सिर्फ फॉर्म बदल जाते हैं, बाकी प्यार तो रहता ही है। फिर उसको एक बोलती कि मैंने एक रूम को बचा के रखा है जहाँ पे उन लोग वेडिंग के समय डांस करती हैं, उसको ले जाके वहां पे वो डांस करती है। तो उसको पूछता है कि तुम मेरे से मिली तो सही, इतनी देर से सब कुछ करे, परंतु तुम वो रूप में क्यों हो जो शादी के दिन थी? तो वो बोली मार्गरेट बोलती है कि इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि तुम पसंद करोगे कि जब मैं जवान थी वो वाली उसको देखकर। तो वो बोलता है नहीं, जब तुम चली गई थी, जो आखिरी के दिन थे, जो तुम्हारे रिंकल्स थे आईज के नीचे में, जो भी जैसे भी हम 47 में दिखते हैं, तो देखिए प्यार शरीर के भी बियॉन्ड होता है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे वही चाहिए मार्गरेट जो तुम आखिरी के दिनों में थी। बहुत टचिंग सीन था ये वाला। और फिर वो वैसे ही 47 ईयर्स की ही हो जाती है, जिसमें रिंकल्स थे, जिसमें बाल पतले हो गए थे, स्किन ढीली हो गई थी, और वो उसको किस करता है, बोलता है मुझे इसी रूप में ही तुम पसंद हो। ऐसा नहीं कि जवानी के दिन के लिए ही मैंने तुमको प्यार किया। तो बस उसको किस करता है और वो चली जाती है। अब आखिरी में इसकी अपने को रूबी के मार्गरेट के जाने के बाद वो एक अपने को नदी के किनारे पाता है। बहुत टाइम उसके 5 मिनट में बता रहा है। नदी के किनारे अपने को पाता है, पत्थरों के बीच में। वहां पे नदी के किनारे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और एक दूसरे को पत्थर से रगड़ भी रहे थे। आश्चर्य करके देखते रहता है और देखता है कि एक बच्ची बहुत प्यारी सी उसको वेव करती है। पहचान नहीं पाता कि ये कौन बच्ची है। फिर उस बच्ची ने उसको वेव करके उसको अपने पास बुलाती है, उसके पास जाता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम ताला है। तो बोलता है कि वो कुछ कुछ दूसरी लैंग्वेज में भी बात करती है। तो वो ताला बताती है, वो बच्चों की तरफ भी देखते रहता था जो नहा रहे थे। तो वो बताती है कि वो बच्चे जो नहा रहे हैं, एक दूसरे को पत्थर से रगड़ रहे हैं, वो अपने अंदर की सफाई कर रहे हैं, इनर वॉशिंग कर रहे हैं। तो वो समझ नहीं पाता है कि क्या बोल रही है वो। फिर ताला
उसके जेब की तरफ इशारा करती है जहां पे वैसे ही वो स्ट्रॉ पड़े थे जिससे वो खिलौने बनाता था। तो वो ताला को भी एक डॉग बना के देता है। डॉग लेके खुश होती है और फिर उसको कहती है कि तुमने मुझे मार दिया, तुमने मुझे जला दिया। तो वो आश्चर्य करता है कि उस लड़की को उसने देखा भी नहीं, जानता भी नहीं है कि वो कौन है, उसको पहली बार मिल रहा है, उसको कब मारा और ये क्या हो रहा है ब्लू मैन की तरफ और ये वाली, उसको समझ में नहीं आता कि बोलता है मैंने तुमको कब मारा। तो वो उसको कुछ कुछ दूसरी लैंग्वेज में भी बोलती है और वो बोलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि यहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगी और मेरे को वो छुपा कर चली गई, पर तुमने मुझे जिंदा जला दिया और तुमने मुझे मार दिया। तो बोलता है कौन, किससे बचाने के लिए तुम्हारी मम्मी तुमको छोड़ के गई थी? तो वो बोलती है सोल्जर से। अचानक उसका रिकॉल होता है क्योंकि कई बार उसको सपने में एक शेडो जो हर्ट में जो उसको शेडो दिखी थी ना, वो कई बार उसको सपने में भी दिखती थी और वो नींद में से उड़ भी जाता था। तो बोलता है अच्छा। तो अचानक उसको वो पूरी सीन याद आती है कि जो वो हर्ट में एक शेडो को देखता है कि एक इनोसेंट है और बचाने के लिए जिसको आगे बढ़ते रहता है, और कैप्टन ने अगर गोली नहीं मारी होती तो वो अंदर जाता, बचाता या नहीं बचाता वो मैटर नहीं करता क्योंकि वहां पे तो आग इतनी बुरी तरह से लगी थी, पर उसने देखा तो था वो शेडो को, क्योंकि उसने अनजाने में सारे हर्ट्स को वो जलाते जा रहा था बिना देखे कि कोई अंदर है कि नहीं, शत्रु है भी कि नहीं। क्योंकि अगर वो लोग कैदी थे तो बहुत सारे और भी बंधक लोग थे वहां पर, उसको देखना फर्ज था। तो जैसे उसको ताला बताती है कि तुमने मुझे जिंदा जला दिया और तुम ही मुझे सेफ नहीं रख पाए थे और मार दिया था, तो वो रोने लग जाता। तो बोलता है कि मैं क्यों, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, मैं क्यों नहीं जान पाया। और वो रोने लग जाता है कि फॉरगिव मी लॉर्ड, कि मैंने इस बच्ची के मृत्यु का कारण बना, और रोने लग जाता है। और फिर वो लड़की एक पत्थर लाके देती है और वो बोलती है कि वॉश में मेरे को भी वैसे ही तुम रगड़ के नला दो। तो बोलता है मेरे बच्चे नहीं है, मैं नहीं जानता कि कैसे करना है। तो बोलती है चलो, तो उसको नदी के पास ले जाती है और वो एडी उस बच्ची को रगड़ने लग जाता है। क्योंकि सॉरी मैं बताना भूल गई थी कि जब वो उसको बताते रहती है, ये सीनरी जब चलते रहती है कि उसने उसको जला दिया था सोल्जर के रूप में, तो वो बच्ची का वो रूप आ जाता है जो आग लगने के बाद उसके पूरे शरीर में घाव के निशान थे। उसका फेस जला हुआ था, उसके हाथ उसके पैर पूरे जले हुए थे, क्योंकि यहाँ तक कि उसके बाल भी नहीं थे। तो पहले तो वो सुंदर बच्ची दिख रही थी, पर जब उसने स्टोरी बताया कि तुमने मुझे जला दिया, तो वो अपने उस रूप में आ गई थी जो जलाने के बाद हुई थी। तो जब उसको नदी पर ले जाके वो एडी रगड़ता है पत्थर से, उसके फोरहेड पे जब रगड़ता है तो उसकी स्किन जो जली थी वो झड़ते जाती है और ठीक होते जाती है। और फिर जैसे जैसे उसके पूरे स्किन को करते रहता है, उसकी पूरी स्किन ठीक हो जाती है और वो बिल्कुल वैसी हो जाती है जो जलने के पहले थी। तो वो खुश तो होता है, परंतु तब तक के वो इशारे से वो ऐसे 5 उंगली का इशारा करती है। तो वो कहता है क्या तुम 5 साल की हो? तो वो कहती है नहीं। फिर वो उसको इशारा करती है 5 का। तो बोलता है क्या तुम मेरी 5th पर्सन हो, क्योंकि 4 लोगों से तो मिल चुका है वो। तो वो स्माइल देती है, बोलती है यस। और फिर उससे पूछती है वो बच्ची ताला कि तुम उदास क्यों हो? तो वो बोलता है कि मैं इसलिए उदास हूँ, इसलिए नहीं कि मैं हेवन में हूँ, मर गया हूँ, बल्कि इसलिए उदास हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। मैं पूरी जिंदगी रूबी फायर में फंसा रहा, मैं जितना कुछ करना चाहता था, मुझे कहीं और होना था अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, और वो मैं कर नहीं पाया। तो ताला उसको सीख देती है, जो 5th लेसन उसका रहता है कि आपको जो भी तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है, वो हर एक का, चाहे जहां पे भी तुम हो वही तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है। कभी आप दूसरे जगह जाने की मत सोचो, रूबी फायर ही तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ था। क्योंकि तुम्हारी गलती के कारण मेरी मृत्यु हुई, पर तुम्हारा दिल प्योर था, तो ईश्वर ने तुमको एक ऐसा चांस दिया कि ऐसा काम करोगे जिसमें तुम हजारों हजारों बच्चों की
की जान बचाओगे, क्योंकि जो रूबी फायर में काम करता था सारे बोल्ट्स वगैरह बेल्ट्स वगैरह को ठीक करके कितने एक्सीडेंट को उसने रोका था, कितनी आग लगने को रोक चुका था। तो वो जो एक बच्ची की मृत्यु का वो भागीदार बना था, उसके एवज में, उसके उपहार के तौर पे उसको ईश्वर ने ऐसा काम दिया था कि वहां पे हजारों बच्चों की वो जिंदगी को सेव करेगा। और वो कहती है कि कोई भी जिंदगी पर्पसलेस नहीं होती, जहां पर भी है वहां पर कोई पर्पस है। तुम्हारा वहां पर होना ही तुम्हारा पर्पस था, और तुम वहां पर बच्चों के लिए ही थे। तुम बच्चों को खिलौने बना के देते हो, उनके साथ खुश रहते, उनको प्यार बांटते, उनकी जिंदगी को बचाते, यही तुम्हारा पर्पस था। और तुमको वही करना था। तो बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये बात तो तुमने ठीक बोला, मैं समझ गया, पर मेरे को एक आंसर अभी तक के नहीं मिला है कि क्या मैं उस बच्ची को धक्का दे पाया जिसको मैं बचाने के लिए कूदा था, जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई। तो बोलती है नहीं, तुमने पुल नहीं किया उसको, मतलब उसको खींचा नहीं। मतलब वो बोलता है कि दो बच्ची के हाथ तो उसने महसूस किए थे, तो पुल किया था क्या, मैंने उसको खींच लिया था। तो बोलती है नहीं, खींचे नहीं थे। तो एकदम उदास हो जाता है कि माय गॉड, मतलब मैंने बच्ची को बचाया भी नहीं। तो ताला बोलती है नहीं, तुमने उसको पुल नहीं किया, उसको पुश किया, तुमने उसको पुश करके उसको बचा दिया। वो लड़की बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल ठीक है, अपनी जान गंवाकर तुमने उसको सेफ बनाया। तो बोलता है मैंने अगर उसको पुश किया तो वो दो बच्ची के हाथ मैंने जो महसूस किए थे, फील किए थे, वो कौन, वो किसके थे। तो ताला बोलती है वो एली या एमी जो भी नाम था उस लड़की का, उसके नहीं थे, मेरे थे। मैं तुमको सेफली यहाँ हेवन तक के लेके आई हूँ। तो वो बड़ा आश्चर्य से और एक प्यार से देखते रहता है, और उसको बताता है कि, उसको बताती है कि मैं ही तुमको लेकर आई हूँ, और वो बच्ची सेफ है। और वो खुश हो जाता है कि, और उसी समय अचानक खूब समुद्र में लहरें उठती हैं, और वो दोनों डूब के जाते 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 हैं, और एक तेज रोशनी में अब वो जब अपने पांचों लोगों से पांचों लेसन पढ़ चुका है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, प्यार अमर होता है, कभी भी नहीं जाता, सैक्रिफाइस की ब्यूटी या पर्पस ऑफ लाइफ या फॉरगिवनेस, ये पांचों जो लेसन उसने पढ़ लिया था, अब वो वाकई अपने हेवन में जाता है। और जैसे उसके आंख खुलती है तेज रोशनी के बाद, तो वो देखता है कि वो एक अपने रूबी फायर में है। और जब वो रूबी फायर में घुसता है, उसका हेवन है वो, वहां पर वो सारे लोगों को देखता है जिनकी जिंदगी उसने बचाई थी, बच्चे, बूढ़े, उनके बच्चे, उनके बच्चे, और वो पांच लोग जिन्होंने उसको लेसन दिया था, चाहे कैप्टन हो, चाहे फादर हो, चाहे ताला हो, सब उस रूबी फायर उसके हेवन में थे। और वो बहुत खुश होता है कि मैंने इतने सारे लोगों की जिंदगी बचा ली, एक इतना छोटा सा सिंपल सा काम करके, पर उसने निष्ठापूर्वक काम किया था, तो इतनी अच्छा मैंने काम किया था। और फिर देखता है कि एक राइड पर उसकी मार्गरेट उसका इंतजार कर रही है, और उस हेवन में अपनी मार्गरेट और अपनी दुनिया के लोगों के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी हेवन में रहने लगता है। तो ये जो एडी की कहानी है जो उसने शेयर की है, वो यही है कि हमारी सभी की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है। ये कभी मत सोचिएगा कि हमारे जीवन में आने वाला व्यक्ति यूं ही मात्र संयोग आया है और आके चला गया है। चाहे हम कॉन्शियसली जाने ना जाने, पर कोई ना कोई हमको कुछ ना कुछ सिखाता ही है। बहुत से लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते, तो उनको हम अपने हेवन में मिलेंगे और पहचानेंगे कि वो हमारी लाइफ में क्यों हैं। देखिए मैं ही कितनी सेंटिमेंटल हो गई हूँ, क्योंकि ये स्टोरी इतनी अच्छी थी। जब आप लोग पढ़ेंगे इस स्टोरी को, तो आप लोग भी अपने लाइफ को रिव्यू करेंगे कि हमारी लाइफ में कितने लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते, जिनसे हम नफरत भी करते हैं, या जिनको हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। शायद वो भी किसी पर्पस के लिए आए हों हमारे पास। इस स्टोरी के एंड में सब बताते हैं कि वो बच्ची जिसको बचाया है वो भी बड़ी हो गई है, अम्यूजमेंट पार्क खुल गया है, दूसरे लोग काम में लग गए हैं, सब जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है, वो अपने हेवन में खुश है।
बहुत ही प्यारी तरीके से इसकी कहानी लिखी गई और जो एंड है वो बहुत अच्छा है। वैशाली प्लीज ऐसे मत देखो भाई मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करें, कोई सेलिब्रिटी बने या सुपरस्टार बने या कोई क्रिकेटर बने तो ही हम अच्छे काम करेंगे। जैसे भी हैं हम, जो भी जहां पर भी हैं वहां पर हम खुश रहें। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, कोई भी पर्सन चाहे वो कितना भी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको फॉरगिव करना जरूरी है। और हर चीज, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से हमारे साथ है। अगर लेसन हम नहीं भी समझ में, एंड तो बता दी मैंने आपको, एंड तो बता दी कि वो अपने हेवन में खुशी खुशी अपनी मार्गरेट और अपने लोगों के साथ रहने लग जाता है। मतलब वो और भी कहानी को घुमाया है कि अम्यूजमेंट पार्क खुल गया और वो बच्ची बड़ी हो गई और उसकी जगह विली ने या डॉम ने, पता नहीं क्या उसका नाम था, वो उसने नौकरी रख लिया। मतलब जो भी था, जो कि उसके भाई की, उसके मम्मी पापा दोनों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, है ना। तो उनके कुछ भी नहीं। हाँ, मूवीज की देखो, 2.5 घंटे की है। मैंने टुकड़े टुकड़े में थोड़ी थोड़ी देखी थी, क्योंकि कहीं कहीं पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने थोड़ी सी मूवी चला के देखा। पर दीपावली के कारण मैं पूरी मूवी नहीं देख पाई। पर बहुत अच्छी स्टोरी है। कितना भी आप मूवी देख लो, पर जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो आप उस चीज को विजुलाइज करने लग जाते हो। उस प्यार को जब वो मार्गरेट को बोलता है, या जब ताला से वो बात करते रहता है, या आखिरी का सीन जब वो इतने लोगों को बचाया है जिसको जानता भी नहीं था वो फायर में काम करते हुए। तो बहुत ही प्यारे तरीके से था। बुक नेम है द 5 पीपल यू मीट इन हेवन। देखिए, एडी की तो 5 लोगों के बारे में मालूम चल गया, हम लोग के 5 लोग कौन रहेंगे हमको नहीं मालूम। पर जो भी हमारे लाइफ में है उन सब लोगों को प्यार करना हमारा काम है, फॉरगिव करना हमारा काम है। मिच एल्बम, है ना। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी क्योंकि इसकी राइटिंग इतनी छोटी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब मुझे चश्मा लगाने के बावजूद दिक्कत हो रही थी इतना राइटिंग को पढ़ने में। देखिए ना कितनी छोटी छोटी राइटिंग से, बहुत मतलब इतनी और इतनी बोल्ड लिखना था। तो आखिरी के 3 चैप्टर्स तो मैंने पीडीएफ से पढ़े, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था इतनी छोटी बुक को पकड़ के बैठना। तो मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इसकी मूवी की लिंक भी शेयर कर दूंगी। कुछ और बोलूं मैडम? हाँ बोलिए ना मैडम। तो बहुत 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 खूबसूरत, मतलब आप तो बोलते ही अमेजिंग है। उसमें क्या है, अब वो 2 टक वैशाली जी क्या, सभी जिनके कैमरे बंद होंगे वो लगा के देख रहे थे। तो कोई नहीं, बहुत अच्छा बताया, बहुत ही सच में बहुत टचिंग, बहुत इमोशनल स्टोरी है। और मेरे को एक चीज मतलब मुझे नहीं हम्म पता कि मैं सही इसको इंटरप्रेट कर रही हूँ या नहीं, कि जिनसे भी हमारा अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वो मेजरली हमें ये 5 पीपल या मोर देन 5 जो भी हो वो होने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? जरूरी तो नहीं, मार्गरेट के साथ तो नहीं था उसका। अनरिजॉल्व, फिर हाँ। ना, उसके साथ तो, मार्गरेट के साथ तो नहीं था। हम्म। और ताला के बारे में तो वो जानता भी नहीं था। हम्म। ये ऐसी स्टोरी नहीं है जिसको आप, मिच एल्बम वो नहीं है, एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है जो डेथ ट्रांजिशन के ऊपर लिखा है। ओके। क्योंकि अगर आप इनके दूसरी बुक भी देखोगे तो वो हमारे स्पिरिचुअल वाले टच में नहीं रहेगा, है ना। तो हम्म। यहाँ पे अनरिजॉल्व का तो बिल्कुल मत करो। मैंने कहा ना, इसको आप एक लाइट, एक स्वीट कहानी के रूप में लो। बस उसने एक डेथ ट्रांजिशन का एक छोटी सी बताया है जनरल लोगों के लिए। हम्म। बाकी हमारे साथ अगर हम टॉरकॉम को पढ़ें, है ना, टॉरकॉम हम्म। सरेयान को पढ़ोगे या हम्म। दूसरे चीजों को पढ़ोगे तो आप तो उनसे मिलोगे ही जिनसे अनरिजॉल्व आपके हैं, हाँ, है राइट। ना। क्योंकि हाँ। आप अपनी जब लाइफ रिव्यू को देखोगे और हाँ। नया ब्लूप्रिंट बनाओगे तो उनके साथ तो मेंशन करके उनके साथ बैठना ही पड़ता है ना। या हाँ। तुम पोस्टपोन कर दो कि भैया अभी 3-4 जन्म तुमसे बात नहीं करूंगी, 3-4 जन्म के बाद बात करती हूँ, हाँ। हाँ। है ना। तो वो दूसरा है। और ये कुछ बताया इसके बारे में कि जो ये थे एडी ना, एडी, तो एडी, हाँ। इनकी कैसे, मतलब इनकी डेथ क्यों हुई?
मतलब ऐसा कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ लिखा है लास्ट में, मतलब उस अरे टाइम पे वो ही होना बच्चे, था? हाँ नहीं तो उसकी बच्ची को बचाने के लिए ही वही सेक्रीफाइस का है ना, कि देखिए वो अच्छा। वार में तो जाके सेक्रीफाइस किया ही। हम्म। और ताला उसको आखिरी में कहती है, क्योंकि देखिए वो इतनी प्यारी स्टोरी है कि अगर एक एक सेंटेंस, इतनी ब्यूटीफुल सेंटेंस है इसमें, एक एक मैं सेंटेंस नहीं बता सकती। ताला उसको बोलती है कि तुमको गॉड ने इसीलिए हम्म। मतलब हार्ट अच्छा था तभी तुमको ऐसा जॉब दिया ताकि तुम वहां पे काम करो और हजारों बच्चों की जिंदगी बचाओ, और तुमने तो आखिरी में एक बच्ची की ही जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो जो हम्म। ताला को गलती से मार दिया था उसका तो पूरा उसने भरपाई कर लिया ना, मतलब क्या बोला चाहिए, हम्म। रिपे कर दिया उसने, हम्म। उससे भी बढ़कर किया। हम्म। तो एक्सीडेंट से ही उसकी डेथ होती है बच्ची को बचाने के लिए। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत ही अच्छा मैम आपने बताया। मतलब अब ऐसे सुनते सुनते 2 घंटे बाद मुंह से मैम ही निकलता है। ये तो बहुत, नहीं क्या हुआ माही, तुमको मैंने आज अपनी सिचुएशन बताई थी ना, हाँ। है ना। तो हाँ। मैं एक बार भी ना इसकी कहानी को ना मतलब क्या बोलना चाहिए, रिव्यू करके अपन बोलते हैं ना दिमाग में बनाते हैं, उतना भी टाइम नहीं मिला था। मैं पेपर लेके बैठ गई थी, मैंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा, सब मतलब आप मेरे ही ज्ञान कहानी मारा। सच में बहुत अच्छी सुनाते हो, मतलब जैसे लोरी टाइप की हो जाती है, वो बहुत सुंदर तरीके से आप सच में सुनाते हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ही ज्यादा पता अच्छा। नहीं मैंने अच्छे से क्योंकि मैंने बनाया तो इतने प्यारे नोट्स है, परंतु उस नोट्स को देख के मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि इतने सारे थे कि वो 1.5 से 2 घंटा लगता। ये रोमा जी 5 बार मैसेज कर चुकी कि कीज के बारे में बताइए, उनका हाँ हाँ, सस्पेंस। सॉरी 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 सॉरी। सस्पेंस नहीं खत्म हो तो रहा। आखिरी में बताते हैं कि जो बच्चे की जो कार की कीज थी ना, जो हम्म। गुम गई थी और वो चला गया था गुस्से में, बियर वियर पी रहे थे, उन लोग चले गए थे। वो जो केबल में फंसा था ना, जो फ्रेडी फ्री फॉल में जो हम्म। अटका था काट, है ना, वो हम्म। कीज के कारण अटका था। हम्म। वो बच्चे लोग जैसे मस्ती करते हैं वहीं उसी में बैठे थे, तो हम्म। मस्ती करते करते वो कीज नीचे गिर गई, तो वो केबल नहीं होती तारे, उसमें जाके वो फंस जाती है, उसके कारण ये हादसा होता है। ओके। और वो कीज किसकी थी? रूबी के ग्रैंडसन के बेटे की। मैं आई, एम आई राइट वैशाली, एम आई राइट ना? हाँ, उसके रूबी के ग्रैंडसन के बेटे की थी। समझ गए, उसके बच्चे जाते थे ना, चाहे वो बेच दी हो, उसके 3 बच्चे थे रूबी के समझ रहा वो कौन रूबी, जो हाँ हाँ, जिसका जिसकी जो अम्यूजमेंट ओनर थी। पार्क था, हाँ ओनर हाँ। थी। हाँ। उसके ग्रैंडसन के बेटे ने वो कीज वहीं पे घुमा दी थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ था और एडी की डेथ हुई थी। मतलब अगर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने दिवाली के बीच में अपने काम को रोक के हमारे लिए इतनी पढ़ाई की, और फिर ये जो आपने जो मतलब विजडम की जो आज से हमारा स्टार्ट हुआ है, मतलब आपने किक स्टार्ट कर दिया। बस इसीलिए इसीलिए मैंने बोला नहीं यार ये स्टोरी, क्योंकि जिस दिन वैशाली ने बोला था ना ट्यूसडे विथ मॉर्निंग, उसी दिन मैंने रात को ये बुक उठाई थी। और हम्म। 5-6 पेज पढ़ने के बाद ये रात को ना अकेले बैठ के पढ़ रही थी, मैंने कहा यार ये तो इतनी प्यारी स्टोरी है, मुझे यही बताना है। फिर तुमको मालूम है मैं कैसे दिवाली के बीच में इसकी तैयारी की हूँ, इतने नोट्स बनाई हूँ, परंतु ये देखो है, परंतु इसका मैंने आधा भी नहीं बता पाई क्योंकि इतना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, इतना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है ये कहानी, कि अगर बताने लगो तो 1.5 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगेगा। खासकर मार्गरेट के साथ अच्छा था, उसके पापा के साथ अच्छा था, हर एक के साथ, है ना। तो चलिए आप लोग मूवी देख लीजिएगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड।